हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो विथ अभी। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर्स में से एक जॉफ्री चौसर के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीए, एमए, बीएड, यूजीसी नेट, एसटेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम चौसर की बायोग्राफी, उनकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों कहा जाता है, उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा की उपाधि क्यों दी गई, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम क्या सब कवर करने वाले हैं। हम चौसर का इंट्रोडक्शन और उनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि चौसर, जॉफ्री चौसर के क्या स्थान रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। फिर हम ये जानेंगे कि उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों कहा जाता है और उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा की उपाधि क्यों दी गई थी। फिर हम उस समय के उनके पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड को जानेंगे, उनके ट्रैवल और उनके इन्फ्लुएंस को देखेंगे कि वो किन किन राइटर से इन्फ्लुएंस हुए, उनके लिटरेरी करियर को देखेंगे, मेजर वर्क्स उनके जानेंगे, उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। इस लेक्चर के बाद जॉफ्री चौसर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जॉफ्री चौसर थे कौन। जॉफ्री चौसर का जन्म लगभग 1343 में हुआ था और उनकी डेथ 1400 में हुई थी। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। ये मिडिल इंग्लिश के पहले बड़े पोएट माने जाते हैं और यही हैं ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स के, जिन्हें मैग्नम ओपस वर्क भी कहा जाता है। जॉफ्री चौसर एक पोएट थे, डिप्लोमेट थे और सिविल सर्वेंट भी थे। इस वजह से उन्हें सोसाइटी और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था और उनकी राइटिंग बहुत रियलिस्टिक थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों कहा जाता है। ये कहने वाले सबसे पहले इंसान थे जॉन ड्राइडन। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि चौसर ही थे जिन्होंने इंग्लिश को एक मैच्योर लैंग्वेज बनाया था। इंग्लिश से पहले फ्रेंच और लैटिन का डोमिनेंस हुआ करता था, तो चौसर ही थे जो अपने राइटिंग से उस फ्रेंच और लैटिन के डोमिनेंस को खत्म किए थे। जॉफ्री चौसर ने इंग्लिश को एक रिच एंड पावरफुल पोएटिक स्टाइल में बदल दिया और फाइनली उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे इंग्लिश पोएट ने राइटिंग शुरू की। अब हम ये जानते हैं कि उन्हें मॉर्निंग तो चलिए अब जानते हैं कि उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा क्यों कहा जाता था। चौसर रेनेसा के पहले के राइटर थे, लेकिन उनके राइटिंग्स में वो रेनेसा वाली झलक पहले ही दिखाई देने लग गई थी। रेनेसा क्या है? जैसे ह्यूमनिज्म पे फोकस करना, यानी ह्यूमन लाइफ पे, उनके फीलिंग्स पे फोकस करना। फिर आता है रियलिज्म पे फोकस करना, जैसे किसी रियल पीपल के बारे में राइटिंग्स में बताना, ना कि आइडियल हीरोज के बारे में। फिर आता है इंडिविजुअलिज्म, जैसे यूनिक एंड लाइफ लाइक कैरेक्टर्स पे डिस्कस करना, या उनके राइटिंग्स में वो झलक दिखाई दे रही थी। इसीलिए चौ इसीलिए चौसर को, जॉफ्री चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन रेनेसा आइडियाज को रेनेसा पीरियड शुरू होने से पहले ही अपने वर्क्स में दिखाना शुरू कर दिया था। अब जानते हैं जॉफ्री चौसर के लाइफ एंड बैकग्राउंड। अब हम लोग जॉफ्री चौसर के लाइफ और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। जॉफ्री चौसर का जन्म 1343 में लंदन में हुआ था। ये हमने पहले ही स्लाइड में देख रखा है। और उनके पेरेंट्स का नाम जॉन चौसर और एग्निस कैप्टन था। उनकी जो शादी हुई थी, उनकी वाइफ का नाम फिलिप्पा रॉयट था। जॉफ्री चौसर ने 3 राजाओं के अंडर में सर्व किया है। जब वो यंग थे तो वो एडवर्ड थर्ड, फिर जब वो यूथ एज में आए तो रिचर्ड सेकेंड, और फिर वो अपने ओल्ड एज में, जहाँ उन्होंने मैच्योरिटी हासिल की, उस समय वो हेनरी फोर के अंडर में अपने वर्क्स को लिखा करते थे। जॉफ्री चौसर पोएट, डिप्लोमेट, सिविल सर्वेंट और कॉटियर थे, यानी दरबारी हुआ करते थे। अब हम जानते हैं जॉफ्री चौसर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लिटरेरी ग्रोथ के बारे में। उस समय 100 ईयर्स वॉर्स चल रहा था और इंग्लैंड में उसी समय आया था ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ एक बहुत ही डेडली प्लेग था जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया था। फिर आया पीजेंट्स रिवोल्ट,
और इसी दौरान उन्होंने ट्रैवल किया फ्रांस और इटली में, जहाँ पर वे बहुत बड़े राइटर्स से इन्फ्लुएंस हुए, जैसे डांटे, पेट्रार्क और बोकाशियो। और फिर यही राइटर्स की झलकियाँ उनके राइटिंग्स में आने लगी। अब देखते हैं चौसर के लिटरेरी करियर को। उनका लिटरेरी करियर 3 फेज़ में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला फ्रेंच पीरियड, जो 1360 से 1372 तक रहा, और इस समय जॉफ्री चौसर लिटरेचर के इन्फ्लुएंस में आए, और उनका सबसे फेमस वर्क था एक ट्रांसलेशन जो था द रोमंट ऑफ द रोज। फिर सेकेंड फेज आता है उनका इटालियन पीरियड, जो कि 1373 से 1386 तक रहा। इस समय वो इटालियन रेनेसा के ऑथर्स के संपर्क में आए, जैसे डांटे, पेट्रार्क और बोकाशियो, और फिर वो वहाँ से मैच्योरिटी की तरफ बढ़े। जो था थर्ड फेज उनके लाइफ का, वो था इंग्लिश पीरियड, जो 1386 से 1400 तक रहा। यहाँ पर वे फुल मैच्योरिटी पर पहुंच गए, और इसी समय उनका एक मैग्नम ओपस वर्क आया था जिसका नाम था द कैंटरबरी टेल्स। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में जरूर जानेंगे। अब देखते हैं जॉफ्री चौसर्स के मेजर वर्क्स के बारे में। जैसे कि हमने जाना, उनका मेजर मैग्नम ओपस वर्क कहा जाता है जिसका नाम है द कैंटरबरी टेल्स। फिर उनके और भी फेमस वर्क रहे हैं, जैसे टोरिलस एंड क्रेसिडी, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फोर्स एंड द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। ये उनके कुछ मेजर वर्क्स रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छी लगी हो। आने वाले वीडियोस में हम उनके फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, और आपका पढ़ोगी तभी में स्वागत है।